Hello everyone. So this is going to be our first lecture of history for class 10. Okay? So आज से हम अपना पहला जो चैप्टर है क्लास 10th हिस्ट्री का वो स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट. Okay? So we are going to see what is historiography. Okay, and how this particular field of history has been developed in the west means in the European countries. Okay, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हिस्ट्री राइटिंग है, रिसर्च जो किया जाता है हिस्ट्री में, वो कैसे डेवलप हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन we are going to see about the tradition of historiography, modern historiography, and the development of scientific perspective in Europe and historiography. And at the end, we will see some notable scholars or historiographers, okay, the one who has contributed in the field of history writing. So, in the old syllabus of 10th standard, this particular concept called historiography was not included. Okay, only the students of plus 1 and plus 2 were having this particular topic called as historiography. Okay, but in recent times, one new field has been evolved which is called as applied history. Okay, and to make aware all the students about that particular topic or concept, that is applied history, this chapter is included in your syllabus. Okay, so हिस्ट्री क्या है हम सबको मालूम है. व्हाट इज हिस्ट्री? कि हम सबको मालूम है कि हिस्ट्री जो है एक ऐसी फील्ड है नॉलेज की जहां पर हम लोग पास्ट में जो घटनाएं घटी है, ओके, वॉट एवर इवेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, वी नोट डाउन दोज इवेंट्स, ओके, इन अ chronological order in this particular field, okay, which is called as history. So listen carefully. Historical research, that is writing and studies, are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. जो हिस्ट्री में क्या किया जाता है, स्टडीज हम लोग करते हैं जो पास्ट में घटनाएं घटी है, जो इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, वो इवेंट्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. जो भी हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल होंगे, ओके, हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए तीन सोर्सेस होते हैं. एक है मटेरियल सोर्स, उसके बाद ओरल सोर्स, और लास्ट में है हमारे पास मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स, और हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है. ओके, मटेरियल है, ओरल है, और मैन्युस्क्रिप्ट जो अवेलेबल है, रिटर्न सोर्सेस. ओके, सो ये तीन सोर्सेस है, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस और ओरल सोर्सेस, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट इवेंट को स्टडी करने के लिए कि आज से इतने साल पहले, इतने दशक पहले, या फिर इतने सेंचुरीज पहले क्या घटनाएं घटी थी उसको समझने के लिए. ओके, और ये जो प्रोसेस है हिस्ट्री को स्टडी करने का, वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ओके, इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस द एम्पेरिकल मेथड. ओके, एम्पेरिकल मेथड मतलब क्या, लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रॉपर साइंटिफिक वे to study anything is nothing but it is nothing but empirical method. Okay, so physical और natural sciences study करने के लिए हम लोग empirical method का इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, जो भी knowledge हमारे पास available होगी in the field of science और physical science, उसको proof करने के लिए हम लोग empirical method का इस्तेमाल कर सकते हैं, laboratory में experiments perform कर सकते हैं, process को observe कर सकते हैं. ओके, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि जो नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है
वो 100% ट्रू है कि नहीं, वो सही है या नहीं, वो हम लोग बता सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री में हम लोग ये इम्पेरिकल मेथड परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल होती है उसको प्रूफ करने के लिए 100% सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते। ओके, इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट may नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट मे नॉट बी पॉसिबल। ओके, मे नॉट बी पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जब ये प्रूफ करना होगा कि जो हम बता रहे हैं, हिस्ट्री के किसी पार्ट को नरेट कर रहे हैं, वो 100% करेक्ट है कि नहीं, तो वो प्रूफ जो हमारा होगा वो किसी इम्पेरिकल मेथड के जरिए नहीं होगा। ओके, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग कि जो पास्ट में घटनाएं घटी है वो सच में 100% वैसे की वैसे ही घटी होगी कि नहीं। ओके, और ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस इज सो बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। देखो, इतिहास में क्या हुआ है ये हम बता तो सकते हैं, लेकिन ये 100% सही है कि नहीं ये नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय जब वो घटना घटी वहां हम प्रेजेंट नहीं थे। ओके, हम फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के उंगलियां काट दी थी, ओके, लाल किले में, लाल महल में। तो वो उंगलियां काटी, ये हम लोग ने देखा नहीं है, ये हम लोग ने कहीं पे पढ़ा है कि जो इतिहासकार थे उस टाइम के, जो हिस्टोरियोग्राफर्स थे उस टाइम के, उन्होंने वो लिखा है कि हाँ ऐसे ऐसे हालातों में, ऐसे ऐसे कंडीशंस में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियां काटी। लेकिन कितने बजे काटी, कौन से समय में काटी है, और कैसे काटी है, क्या एक्चुअल सीन क्या होगा, ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उस समय हम वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। ओके, सो कहानी तो सच्ची है, लेकिन ये कहानी का वर्जन जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल सिनारियो किसी को मालूम नहीं होता है। Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. और एक और चीज है कि जो घटनाएं घटी है, वो घटनाओं को अगर स्टडी करके हम कोई रूल्स तैयार करते हैं हिस्ट्री में, तो वो रूल्स ईच एंड एवरी इंसिडेंट के लिए सही नहीं बैठता। ओके, क्योंकि जितने भी इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में उनके रीजंस अलग है, उनका टाइम अलग है, जिस टाइम पे जो इवेंट हुआ है उसका टाइम क्या है, अलग अलग है। ओके, वर्ल्ड वॉर का टाइम अलग है, पानीपत की लड़ाई का टाइम अलग है, बक्सर की लड़ाई का टाइम अलग है। ओके, द राइज ऑफ मराठा किंगडम, द टाइम इज डिफरेंट, द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर इज डिफरेंट। ओके, तो हर एक चीज जो घटनाएं घटी है उनका टाइम अलग अलग है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को स्टडी करके दूसरे इवेंट को अज्यूम नहीं कर सकते हिस्ट्री में। आया समझ में? To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. अब हमारे पास तीन सोर्सेस अवेलेबल है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स और ओरल सोर्स। अब इन सोर्सेस को ठीक से स्टडी करने के लिए, और ये सोर्सेस कौन से टाइम पीरियड की है, वो सोर्सेस कौन से एरा को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक आम आदमी नहीं बता सकता। अगर मैं आपके हाथ में कुशाना किंगडम का कॉइन लाके देता हूँ, ओके, कुशानास के टाइम का कॉइन या फिर गुप्तास के टाइम का अगर कॉइन लाके देता हूँ, सिक्का लाके देता हूँ, आप सिक्का देख सकते हो लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो कौन से टाइम का है, कौन से मटेरियल से बना है, कितने साल पुराना है। ओके, कौन से राजा ने बनाया था, बनवाया था ये कॉइन, ये आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, आप आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं है, आप हिस्टोरियोग्राफर नहीं है। ओके, तो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है, ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसे उस फील्ड का नॉलेज हो। ओके, तो जो सोर्सेस अवेलेबल है, वो सोर्सेस अवेलेबल होने के बाद हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है उस सोर्सेस को स्टडी करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। ओके,
Also, the experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author's style of writing, manufacturing date and type of paper, stamps of authority, etc. देखो, अगर कोई रिटर्न सोर्स हमें मिला है, सपोज कोई एक हमें पत्र मिला है, लेटर, फॉर एग्जाम्पल कि विजयनगर के राजा ने एक लेटर लिखा था बीरबल के लिए। कंसिडर करिए कि विजयनगर के राजा ने एक लेटर लिखा है बीरबल के लिए और वो लेटर अभी आज हमारे पास है। तो हम वो लेटर को देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो विजयनगर के राजा का ही लेटर था? अगर उस लेटर पे कोई स्टैम्प होगा, स्टैम्प सिक्का होगा, मोहर होगा, तो हम बता सकते हैं ये कौन से राजा का लेटर था वो। उसमें कौन से भाषा में लेटर लिखा गया है वो हम देख सकते हैं। हैंडराइटिंग का स्टाइल देख सकते हैं, उससे बता सकते हैं कि किसने लिखा होगा वो लेटर। ओके। और अगर उस पर कोई तारीख लिखी हुई होगी तो हम बता सकते हैं कितना साल पुराना लेटर है। सो कोई भी रिटर्न सोर्स अगर हमें मिलता है तो उसको स्टडी करने के बाद ये सारे जो क्राइटेरियाज है उसको एग्जामिन करने के बाद हम बता सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कौन से एरा को बिलोंग करता है, कौन से किंगडम को बिलोंग करता है। ओके। उसके बाद एक बार जब एक्सपर्ट ने उस पर्टिकुलर सोर्स को स्टडी कर लिया, उसके बाद क्या होता है, सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। देखो, किस कोई सा भी सोर्स अवेलेबल होने के बाद सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट ही उसको एग्जामिन नहीं करेगा, उसका स्टेज बाय स्टेज एग्जामिनेशन होता है। जो भी सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग पहले इनिशियल स्टेज में देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सेकंड स्टेज में देखेंगे, थर्ड स्टेज में एग्जामिन करेंगे, हम लोग हिस्टोरियंस के पास लेके जाएंगे उसका वेरीफाई करने के लिए कि जो हमारे पास सोर्स है वो सोर्स उस पर्टिकुलर एरा को बिलोंग करता है कि नहीं। हम बाकी जो इवेंट्स घटे हैं उस टाइम में, उस इवेंट्स को भी उसमें कंसिडर करेंगे उस पर्टिकुलर सोर्स को स्टडी करने के लिए। सो ये सब क्या होता है, प्रोसेस है एक्चुअली हिस्ट्री को डेवलप करने की, हिस्ट्री को नरेट करने का, ये इनिशियल स्टेज है। ओके। किसी भी किताब में एक कहानी को लिखने से पहले, हिस्ट्री में क्या घटा है उसको लिखने से पहले ये जो सोर्सेस अवेलेबल है उसको स्टडी किया जाता है। ओके। देखो, मेथड क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च का, कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं हिस्ट्री के फील्ड में। सबसे पहला चीज तो ये है कि क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो भी सोर्सेज अवेलेबल है हिस्ट्री के, उनको ठीक से एग्जामिन करना है, उसको ठीक से स्टडी करना है कि वो सोर्सेज जो अवेलेबल है वो कौन से टाइम का है, कितना पुराना है। ओके। और कौन से किंगडम को बिलोंग करता है। एग्जामिन करने के बाद हम उसको जो बाकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया कि ये सपोज अगर आपको कॉइन मिलता है विजयनगर के टाइम, विजयनगर जब किंगडम था उस किंगडम के टाइप का आपको अगर आपको कॉइन मिलता है तो वो कॉइन मिलने के बाद आप कॉइन को स्टडी करोगे और कॉइन को स्टडी करने के बाद आप जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विजयनगर किंगडम के रिलेटेड उससे क्रॉस चेक करोगे उस कॉइन को। ओके। फिर collecting historical information, highlighting the processes that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis। फिर कंपैरिजन किया जाता है एक इरा का दूसरे इरा के साथ में, एक वॉर का दूसरे वॉर के साथ में। ओके। कोई अगर सोर्स अवेलेबल है तो उस सोर्स का दूसरे सोर्सेस के साथ में भी कंपैरिजन करके देखा जाता है। ओके। Understanding the references regarding time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method। फिर जो सोर्सेस अवेलेबल है उसका टाइम फाइंड किया जाता है, ये कौन से टाइम का वो सोर्स है। ओके। और कौन से हिस्टोरिकल इवेंट से वो रिलेटेड है वो सोर्स। देन फॉर्मुलेशन हैज बीन डन टू, ओके, फॉर्मुलेशन किए जाते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं कि ये ऐसा ही क्यों है, ये कॉइन उस एरा को बिलोंग करता है तो इस कॉइन को सर्कुलर शेप में ही क्यों बनाया होगा, स्क्वायर शेप में क्यों नहीं बनाया कॉइन को, कॉइन के लिए मटेरियल कौन सा यूज किया है, कॉपर क्यों यूज किया, स्टोन क्यों यूज किया है। ओके। गोल्ड का यूज कैसे किया उन लोगों ने, उस टाइम पे इतना गोल्ड अवेलेबल था कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं।
ओके। और फिर उस क्वेश्चंस का हम लोग आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ अदर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट विद अस। जैसे ही क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी बहुत सारे मिलने लगते हैं हमें। अब वो आंसर सही है कि नहीं, उसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये कॉइन कॉपर का ही क्यों बना, ओके। और फिर वो अजम्पशन करने के बाद उसका एक क्रॉस अजम्पशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से अजम्पशंस का जो पगड़ा भारी है, कौन सा अजम्पशन ज्यादा सही साबित हो सकता है, ओके। और फिर उस हिसाब से हम लोग अपना लास्ट कंक्लूजन देते हैं उस पर्टिकुलर सोर्स के लिए, ओके। सो दिस इज द वे ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। So this was all about in our first lecture, okay. In the next lecture we will see about the tradition of historiography. This was just an introduction to the chapter, okay. So though history seems boring, but it is quite important for us because whatever events that has taken place in the past helps us to better or develop our future, okay. So it is important to study history properly, okay. So in the next lecture we will see the above mentioned topics, okay. Thank you.